नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं अनिल मोहन जी द्वारा लिखा गया देवराज चौहान सीरीज का एक और मजेदार उपन्यास विधि का विधान पार्ट 4। दरवाजा जगमोहन ने ही खोला। देवराज चौहान के भीतर आने पर जगमोहन ने पुनः दरवाजा बंद कर दिया। सबकी निगाहें देवराज चौहान पर जा टिकी। देवराज चौहान के चेहरे पर गंभीरता छाई हुई थी। उसने आगे बढ़कर सिगरेट सुलगाई, फिर कश लेकर बारी बारी से सब पर निगाह मारी। आने वाला कौन था? तुम किससे बात करने बाहर गए थे? गुल्लू ने तेज स्वर में पूछा। देवराज चौहान ने गुल्लू को देखा, फिर सिर हिलाकर कह उठा, आने वाला वही व्यक्ति था जो भीतर की खबरें हमें दे रहा था। तो उस हरामजादे से पूछा नहीं कि उसकी पहले की खबर गलत क्यों हुई? फिर नक्शा मारा साले ने, नानक चंद मुंह बनाकर बड़बड़ाया। देवराज चौहान ने तीखी निगाहों से गुल्लू को देखा। अपनी जुबान और लहजा ठीक करो, यह बात मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूँ। देवराज चौहान ने बेहद खतरनाक लहजे में कहा, नहीं तो अगली बार तुम्हें भुगतना पड़ेगा। गुल्लू ने जैसे खुद को जज्ब किया। चंद पलों तक तनाव का माहौल रहा, फिर सामान्य होने लगा। यह जुदा बात थी कि भीतर ही भीतर गुल्लू का खून खौल रहा था। कष्ट लेकर देवराज चौहान ने पुनः कहना शुरू किया, उसने हमें जो खबर दी थी वह अपनी जगह बिल्कुल सही थी, परंतु ठीक चलने के मौके पर इंस्पेक्टर वानखेड़े ने अपनी रवानगी रद्द कर दी। रद्द ही नहीं की, बल्कि रास्ते में कई जगह वैन पर निगाह रखने के लिए जो पुलिस तैनात थी उसे भी नहीं हटाया गया, ताकि एकाएक किसी को उसकी रवानगी रद्द होने के बारे में पता न चल सके। और इसी तैनाती की वजह के कारण जगमोहन और चंबाराम फंसते फंसते बचे। सुनकर चंबाराम तुरंत सीधा हो गया। बचे क्या, फंस ही गए थे। चंबाराम ने गहरी सांस लेकर कहा, यह तो भला हो जगमोहन का, जो वैन छोड़ते ही खुद तो सूसू करने लग गया और मुझे शोरूम की विंडो में कपड़ों के रंग देखने पर लगा दिया। वरना उस वक्त तो हमारे पास इतना कम समय था कि हम भाग ही नहीं सकते थे। उसके बाद तो चुप। पास मौजूद जगमोहन ने उसे घूरा। चंबाराम ने फौरन होठ बंद कर लिए। जो बात कही जा रही है उसे सुन। जगमोहन कड़वे स्वर में बोला, नहीं तो चंबा जाकर भेड़े नहीं खरीद सकेगा। पुनः खामोशी पाकर देवराज चौहान ने कहा, इंदौर में जगमोहन और चंबाराम के साथ जो भी हुआ उससे इंस्पेक्टर वानखेड़े के सामने यह तो स्पष्ट हो गया कि कोई उन हीरों को हथियाने की फिराक में है, और मेरे ख्याल में अब वह और सावधानी इस्तेमाल कर रहा है। कैसी सावधानी? इसके बारे में कोई स्पष्ट खबर नहीं मिल सकी। देवराज चौहान ने सिर हिलाया और मध्य प्रदेश सरकार के 4 बड़ों के नाम बताकर बोला, उन लोगों को वानखेड़े ने कैंप में बुलाया और ये लोग आए, जबकि ये लोग तो फोन पर भी किसी से बात नहीं करते, इतने व्यस्त रहते हैं। वहां मौजूद सबके चेहरे पर हैरानी सी उभरी उन 4 के नाम सुनकर। इतनी बड़ी हस्तियां मात्र उस इंस्पेक्टर के बुलावे पर आई? जगमोहन के होठों से निकला, मेरे ख्याल में वह साला नकली इंस्पेक्टर है। नानक चंद ने कहा, कोई बड़ा सरकारी अफसर होगा। वह कोई भी हो, कुछ भी हो। देविका दीवान ने कहा, इस समय हमें सिर्फ अपने काम की बात की तरफ ध्यान देना है, बीच में टोका टाकी कम हो तो ठीक रहेगा। देवराज चौहान ने कश लिया। उन 4 के साथ वानखेड़े ने क्या बात की? उनके बीच क्या हुआ? यह बात सिर्फ वह 2 मिलिट्री के ऑफिसर ही जानते हैं, जो हीरो वाले तंबू में रहकर ही हीरो को सुरक्षा दे रहे हैं। 2 घंटे के बाद वे 4 चले गए। उसके बाद वैन में हीरो को रखा गया और वैन को पुनः लॉक कर दिया गया। सुनकर सब चौंके। इसका मतलब चलने की तैयारी हो गई? हाँ। कब, कितने बजे? वक्त तय नहीं है। वानखेड़े इस बारे में किसी से बात नहीं कर रहा, लेकिन बताने वाले का ख्याल है कि रवानगी सुबह ही किसी वक्त होगी, परंतु यह महज उसका ख्याल है। रवानगी आधी रात को भी हो सकती है। इस बारे में वह गारंटी देकर कुछ नहीं कहता। मतलब की बात वहीं की वहीं है। चंबाराम ने सिर हिलाया। क्या यह कम है कि वैन में हीरो के रखे जाने की खबर हम तक आ गई है? हमें यह मालूम हो गया है कि अब के बाद सुबह तक किसी भी समय वे लोग हीरो सहित रवाना हो सकते हैं। इसके सिवाय और क्या चाहिए हमें? देवराज चौहान का स्वर शांत था। यह भी तो हो सकता था
कि हम रात को यहाँ पड़े रहते और वे लोग हीरो सहित कहाँ के कहाँ पहुँच गए होते। कोई कुछ न बोला। एक दो ने अवश्य सहमति में सिर अवश्य हिलाया। अब हमें लापरवाह नहीं होना है। हमारे सामने बहुत अच्छा मौका है और आखिरी मौका है। अब की बार अगर हम धोखा खा गए तो फिर हीरो को नहीं पा सकेंगे। देवराज चौहान का स्वर बेहद शांत था। गुल्लू ने पहलू बदला। तुम कहना क्या चाहते हो? सुनते जाओ। इंस्पेक्टर वानखेड़े अपनी कोई बात भी किसी के सामने नहीं कर रहा। यहाँ तक कि उसे किस रास्ते से दिल्ली तक पहुँचना है किसी को नहीं बताया। ऐसे में हम कोई योजना नहीं बना सकते जब तक कि हमें पक्के तौर पर मालूम न हो कि वैन ले जाने का उसका रूट क्या है। सबकी निगाह देवराज चौहान पर थी। यह वानखेड़े की समझदारी है कि वह सावधानी बरत रहा है। शायद वह हीरो के बारे में चोट नहीं खाना चाहता। इससे उसकी नौकरी भी जा सकती है और हमें उसकी समझदारी को सामने रखते हुए उससे भी ज़्यादा समझदारी दिखानी है कि हम उन हीरो को हासिल कर सकें, उसके मालिक बन सकें। लेकिन यह सब कैसे होगा? नानक चंद ने मुंह खोला। देवराज चौहान ने नानक चंद को देखकर सिर हिलाया। झाबुआ से निकलने का एक ही रास्ता है जो उज्जैन तक जाता है, यानी कि वानखेड़े वैन सहित जहां भी जाएगा उज्जैन से होकर ही गुजरेगा। मैं उज्जैन में ऐसी जगह ठिकाना बनाता हूँ जहां से हर पल मालूम होता रहे कि झाबुआ वाली सड़क से कोई आया कि नहीं। मतलब कि एक वैन और तुम 5 लोग हो और तुम लोगों के पास 3 कारें हैं। तुम लोग झाबुआ और उज्जैन के बीच किसी भी मुनासिब जगह पर टिक जाओ और आते जाते वाहनों पर निगाह रखो। वैन नजर आए तो उसके पीछे लग जाओ। पीछे? हाँ, देवराज चौहान ने सिर हिलाया। हम सब साथी होंगे। अब स्थिति ऐसी है कि वैन को नजर में रखते हुए ही वैन में से हीरो को पाने का कोई प्लान बनाएंगे। मेरे ख्याल में यह बेहद कठिन काम होगा, देविका दीवान बोली। वास्तव में कठिन होगा। देवराज चौहान ने देविका दीवान की आंखों में झांका। लेकिन असंभव नहीं कि हम यह सोचने लगें कि हम कामयाब नहीं हो सकेंगे। हमें यह बात तो किसी भी कीमत पर नहीं भूलनी चाहिए कि यह अरबों खरबों की दौलत का मामला है। हमें अभी इसी वक्त अपने काम पर जुट जाना है, अपनी अपनी ड्यूटी संभाल लेनी है, किसी भी तरफ से लापरवाह नहीं होना है। मैं तुम लोगों के आगे पीछे रहूंगा, जगमोहन तुम लोगों के साथ रहेगा। बाकी काम तुम लोग मुझ पर और जगमोहन पर छोड़ दो। वह वैन निगाहों से ओझल ना हो, इस बात का तुम लोगों को ध्यान रखना है। उन्हें हमारे पीछे आने के बारे में मालूम भी तो हो सकता है, गुल्लू बोला। होने दो, उनके बारे में कुछ मत सोचो, सिर्फ अपने हिस्से के काम को ठीक तरह पूरा करो। वे लोग तो हर हाल में निश्चिंत होंगे, हर स्थिति में, कि उनकी वैन बुलेट प्रूफ, आर्म्स प्रूफ है। उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। तभी चंबाराम बोला, देवराज चौहान जी। देवराज चौहान ने चंबाराम को देखा। हमारे पास 3 कारें हैं, 3 में से एक तुम्हारी हो गई और हम 5 की बाकी 2। देवराज चौहान ने सिर हिलाया। तुम तो कार में कहीं भी आगे पीछे हो सकते हो और हम कहीं भी। हमें कभी भी मदद और सलाह की जरूरत पड़ सकती है। ऐसी स्थिति में जरूरी नहीं कि तुम या जगमोहन हमारे पास ही हो, यानी कि हम कभी भी खतरे के दायरे में फंस सकते हैं। तब क्या होगा? देवराज चौहान मुस्कुराया। तुम ठीक कहते हो, सही कहा तुमने। नानक चंद ने सिर हिलाया। मुझे चंबाराम की बात से पूरी तरह इत्तेफाक है, देवराज चौहान ने कहना चाहा। दरअसल ऐसा है कि तुम हो मगरमच्छ, बड़े से बड़े समंदर भी आसानी से पार कर सकते हो। हम हैं छोटी छोटी मछलियाँ। ना तो हमें ज़्यादा तैरने की समझ है और ना ही समंदर पार करना आता है। यह जुदा बात है कि अगर कोई करीब हो और तैरने का अंदाज और दिशा बताता रहे तो फिर डूबने का खतरा नहीं रहेगा। चंबाराम ने मुंह लटकाकर बेहद प्यार भरे स्वर में कहा। जगमोहन ने हैरानी से चंबाराम को देखा कि भेड़ों की बात करने वाला कितनी समझदारी की बात कर रहा है। जगमोहन ने कुछ कहना चाहा कि चंबाराम पुनः कह उठा, दरअसल मैं यह चाहता हूँ कि तुम हर दम हमारे पास रहते तो। मैं तुम लोगों के साथ नहीं रह सकता, यह मेरी मजबूरी है, क्योंकि मुझे हालात स्थितियों को देखते हुए उन हीरों को हथियाने की योजना बनानी है और यह काम मैं तुम लोगों से दूर रहकर ही कर सकता हूँ, देवराज चौहान ने कहा।
अगर किसी तरह की कोई दिक्कत आई तो वह जगमोहन दूर करेगा। वानखेड़े द्वारा सतर्कता बरतने के कारण हमारा सारा मामला हिल उठा है। उसे हमें ही संभाल कर ठीक करना है। हमने वानखेड़े को शिकस्त देकर रहना है। चंबा राम के चेहरे पर तसल्ली के भाव नहीं आ सके। हमारी सबसे बड़ी मजबूरी तो इस समय यह है कि हमारे पास कोई योजना नहीं है। आने वाले हालात से हम आगाह नहीं हैं और हीरों को हम हर हाल में लूटना चाहते हैं। देवराज चौहान ने सिर हिलाकर गंभीर स्वर में कहा, मेरी पहली और आखिरी बात सिर्फ यही है कि जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप लोगों ने वैन को निगाहों से ओझल नहीं होने देना। इसके अलावा और जो भी होगा आपके सामने आ जाएगा। या तो मैं कोई कदम उठाऊंगा और आप लोगों की निगाह में आ जाएगा, नहीं तो स्थिति के मुताबिक मैं रास्ते में कहीं तुम लोगों को बता दूंगा कि क्या करना है, क्या कदम उठाना है। हे भगवान, अब तो तेरा ही आसरा। चंबा राम छत की तरफ देखकर कह उठा। देविका दीवान ने गुल्लू को देखा। एक रास्ता और भी है, मेरे ख्याल में वैसा करना ठीक रहेगा। एकाएक देवराज चौहान ने कहा। क्या? नानक चंद ने देवराज चौहान पर निगाहें टिका दी। हमें फौरन एक ऐसा सेंटर तलाश कर लेना चाहिए कि जहां पर एक आदमी हर समय मौजूद रहे और किसी को किसी प्रकार की दिक्कत आए तो उसे फोन करके बात कर ले। देवराज चौहान बोला। देविका दीवान ने सिर हिलाया। आइडिया बुरा नहीं, लेकिन सेंटर कहाँ बनाया जाए जहाँ पर 24 घंटे फोन भी हो? जगमोहन ने कहा। इसके लिए तो उज्जैन के किसी भी होटल को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। देवराज चौहान बोला। कमरा लेकर? हाँ, देवराज चौहान बोला। वह खबरें हासिल करने और देने का हमारा सेंटर पॉइंट होगा। किसी को शक भी हो सकता है, जैसे कि होटल का फोन ऑपरेटर, या यह रिस्क तो हमें लेना ही होगा। देवराज चौहान ने जगमोहन को देखा। इससे यह फायदा होगा कि अगर किसी के सामने यह दिक्कत आएगी कि वह आगे क्या करे, तो वह फोन करके सेंटर पॉइंट से निर्देश हासिल कर लेगा। मैं बराबर वहां संबंध बनाकर हालात के बारे में आगाह करता रहूंगा। सेंटर पॉइंट पर बैठेगा कौन? नानक चंद ने पूछा। देवराज चौहान की निगाह सब पर गई। मेरे ख्याल में इस काम के लिए देविका दीवान ठीक रहेगी। देवराज चौहान बोला। मुझे कोई ऐतराज नहीं। देविका दीवान फौरन बोली। मैं अभी उज्जैन जा रहा हूँ, तुम मेरे साथ चलो और किसी होटल में कमरा ले लो। देवराज चौहान ने कहा। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि यह किस होटल में किस कमरे में और इसका फोन नंबर क्या है? गुल्लू बोला। यह बताने की ड्यूटी मेरी रही। देवराज चौहान ने कहा। तुम लोगों को जैसे करने को कहा गया है वैसा ही करो। फौरन हरकत में आ जाओ। देर करने से मामला हमारे हाथों से निकल भी सकता है। कम ऑन देविका दीवान, हमें यहाँ से तुरंत रवाना होना है। देविका दीवान उठ खड़ी हुई। झाबुआ से उज्जैन जाने वाली 20-25 फीट चौड़ी सड़क के दाएं बाएं जंगल नुमा इलाका था। कार को सड़क से उतारकर पेड़ों के बीच खड़ा किया गुल्लू ने। उसके साथ नानक चंद भी था। यह जगह ठीक रहेगी, गुल्लू बोला। सब जगह ही ठीक होती है अगर वक्त ठीक हो तो, नानक चंद ने लापरवाही से कहा। उसकी बात पर ध्यान न देकर गुल्लू बोला। अब हमें हर वक्त सतर्क रहना है, आंखें खुली रखनी है। वह वैन कभी भी यहाँ से गुजर सकती है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम पलक झपको और वैन उसी दौरान सामने से गुजर जाए, तुम्हें पता भी ना चले। माना मैंने तब पलक झपकाई होगी, परंतु उस समय तुम्हारी आंखें तो खुली रहेंगी कि नहीं? गुल्लू ने नानक चंद को घूरा। यह घूरकर नक्शा क्या मारता है? अंधेरे और वक्त का तो ख्याल कर। होठ भींचकर गुल्लू ने सिगरेट निकालकर सुलगानी चाहिए कि नानक चंद ने टोका। क्यों किए किराए पर पानी फेर रहा है? सिगरेट की रोशनी की चमक किसी ने देखी तो हो गया काम, और अगर उन वैन वालों ने देख ली तो फिर हीरों को पाने का भी ख्याल छोड़ देना। गुल्लू ने झल्लाकर सिगरेट एक तरफ फेंक दी। नानक चंद ने ठीक ही तो कहा था कि इस गहरे अंधेरे में किसी प्रकार की रोशनी पैदा होना उनके लिए भारी खतरा बन सकती थी। गुल्लू और नानक चंद से करीब 6 किलोमीटर आगे जगमोहन ने कार रोकी। सड़क तो वैसे ही अंधेरे में डूबी हुई थी। स्ट्रीट लाइट का भी कहीं नामो निशान नहीं था। चारों तरफ खूब अंधेरा फैला था। अब चंबा राम ने अंधेरे में जगमोहन का चेहरा देखने की चेष्टा की।
कार को सड़क से उतारकर पेड़ों में लगा दे। जगमोहन ने आसपास निगाह घुमाते हुए कहा, भेड़ होती तो किसी पेड़ के साथ बांध देता, इतने बड़े डिब्बे को पेड़ के बीच कहाँ घुसेड़ूं? जल्दी कर। चंबा राम ने भीतर बैठकर कार को स्टार्ट किया और उसे ढलान में उतारकर पेड़ों के बीच ले जाकर खड़ा किया और वापस जगमोहन के पास आ पहुंचा। दोनों सड़क के किनारे पेड़ों की मुनासिब ओट लेकर बैठ गए थे। सामने सड़क थी, सब कुछ स्पष्ट नजर आ रहा था। चंबा राम ने जेब से रिवॉल्वर निकाली और चैम्बर खोलकर अंधेरे में ही चेक करने लगा। क्या कर रहा है? जगमोहन की निगाह दाएं बाएं घूम रही थी। चैम्बर चेक कर रहा था, कहते हुए चंबा राम ने चैम्बर बंद कर दिया और जेब में डालते हुए बोला, देखो तो सही कि कितनी गोलियां कम है, लेकिन पूरी 6 हैं, एक भी कम नहीं। गोली चलानी आती है? जगमोहन के स्वर में व्यंग के भाव थे। चंबा राम ने आंखें सिकोड़कर अंधेरे में ही जगमोहन को घूरा। दोबारा यह बात मत पूछना। क्यों? कभी कभी मेरी रिवॉल्वर का ट्रिगर इस तरह की उल्टी सीधी बात सुनकर अपने आप ही दब जाता है। ऐसा वक्त आए तो रिवॉल्वर की नाल अपनी खोपड़ी की तरफ कर लेना। जगमोहन ने शांत स्वर में कहा। वैन कब आएगी? चंबा राम ने पूछा। कभी भी, किसी भी समय आ सकती है। मतलब कि यहाँ वैन के इंतजार में सूखते रहो। तो क्या हीरे तेरी झोली में खुद ब खुद ही आ गिरेंगे? क्या भरोसा? संभल कर रहना, कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ तक आते आते वैन का टायर बस्ट हो जाए और अपना बैलेंस खोकर वह तेरे ऊपर ही आ चढ़े। जगमोहन ने कड़वे स्वर में कहा। जवाब में चंबा राम जाने क्या बड़बड़ाकर रह गया। रात के 12 बजे देवराज चौहान और देविका दीवान उज्जैन पहुंचे। उज्जैन में प्रवेश करते ही देवराज चौहान ने एक तरफ इशारा करके कहा, मैं तुम्हें वहां खड़ा मिलूंगा। उस तरफ देखकर देविका दीवान ने सहमति में सिर हिलाया। देवराज चौहान कार आगे बढ़ाता ले गया। 5 मिनट पश्चात देवराज चौहान ने कार को उज्जैन के इंटरनेशनल होटल के सामने रोका। देविका दीवान दरवाजा खोलकर कार से बाहर निकली तो देवराज चौहान ने कहा, मेरे पास वक्त कम है, जानती हूँ। देविका दीवान ने होटल पर निगाह मारी। मैं वहीं मिलूंगा, जल्दी आना। सिर हिलाकर देविका दीवान होटल के प्रवेश द्वार की तरफ बढ़ गई। कई पलों तक देवराज चौहान उसे जाते देखता रहा, फिर कार आगे बढ़ाते हुए उसे वापस मोड़ा और 5 मिनट में उस जगह पर पहुंचकर कार पार्क कर दी जहां अपने होने के बारे में उसने देविका दीवान से कहा था। कार में बैठा सिगरेट सुलगाने के पश्चात देवराज चौहान कष्ट देने लगा। उसकी निगाहों के सामने उस सड़क पर वह मोड़ था जो सड़क झाबुआ से उज्जैन तक आ रही थी। यानी कि वैन ने जब भी आना था इसी सड़क से आना था। करीब 30 मिनट बाद देविका दीवान वहां पहुंची। वह जिस कार में वहां तक आई थी उस कार के बाहर होटल इंटरनेशनल लिखा हुआ था। कार को उसने कुछ पहले ही रुकवा लिया था। देवराज चौहान की कार के समीप पहुंचकर तय किया गया कागज खिड़की से भीतर किया। इसमें फोन नंबर, रूम नंबर वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है, देविका दीवान ने कहा। देवराज चौहान ने कागज थामा। तुम किसी भी हाल में अपनी ड्यूटी के प्रति लापरवाह मत होना। देवराज चौहान का लहजा स्थिर था। चिंता मत करो, मेरी तरफ से तुम्हें शिकायत का मौका नहीं मिलेगा देवराज चौहान। देवराज चौहान ने सिर हिलाया। देविका दीवान वहां से हटी और होटल की कार की तरफ बढ़ गई। देखते ही देखते वह होटल की कार में बैठी और होटल की कार निगाहों से ओझल होती चली गई। देवराज चौहान ने कार की डोम लाइट ऑन की। देविका दीवान का दिया कागज खोलकर देखा, उस पर लिखे फोन नंबरों को देखा, फिर जेब से कागज पेन निकालकर अन्य कागजों पर रूम नंबर, फोन नंबर और होटल का नाम लिखा, इसलिए कि वैन के पीछे आने वाले गुल्लू, जगमोहन, चंबाराम और नानक चंद को दे सके और ज़रूरत पड़ने पर वे कहीं से भी फ़ोन करके हालात के बारे में जान सके। देवराज चौहान ने कार की डोम लाइट बंद की और वैन के इंतज़ार में झाबुआ से आने वाली सड़क पर निगाहें टिका दी, जिसके बारे में कोई गारंटी नहीं थी कि वैन कब आएगी, कब वहां से गुजरेगी। वैन निकली सुबह 9 बजे। सबसे पहले वैन को गुल्लू और नानक चंद ने देखा, जो ओट में रात भर के थके बैठे थे। यही है, गुल्लू के होठों से निकला, यह है वैन, इसमें हीरे हैं। वैन को धूप बत्ती करते रहना।
नानक चंद कड़वे स्वर में बोला, यह नहीं कि कार को बाहर निकालूं। वैन तेज गति से उनके सामने से गुजर चुकी थी। नानक चंद कार की तरफ दौड़ा। पलों में ही वह कार सहित सड़क पर था। गुल्लू अगले ही क्षण कार के भीतर था। कार सड़क पर दौड़ पड़ी। तुझे कार चलानी आती है? गुल्लू ने व्याकुलता से कहा। नहीं चलानी आती तो यह क्या कर रहा हूँ? नानक चंद गुर्राया। मेरा मतलब है कि ठीक चलानी आती है। गुल्लू ने अपने शब्दों को सुधारा। साला बात बात पर नक्शा मारता है, यह नहीं कि थोबड़ा बंद करके बैठूं। वैन सामने नजर नहीं आ रही थी। नानक चंद ने कार का एक्सीलेटर पूरा दबा रखा था। 4-5 किलोमीटर तक जाते जाते वह नजर आनी शुरू हो गई। गुल्लू के होठों से लंबी सांस निकली। वह रही वैन। तो तू क्या समझता था, वैन दिल्ली पहुंच गई होगी? नानक चंद ने तीखे स्वर में कहा। रास्ते में चंबाराम और जगमोहन भी उन्हें नजर आए। अब कहीं ऐसा न हो कि कार निगाहों से ओझल हो जाए। गुल्लू बोला, तू आजा। क्या मतलब? तू कार चला ले, लेकिन नक्शा मत मार, थोबड़ा बंद करके बैठा रहे। झल्लाहट लिए गुल्लू की निगाहें वैन पर ही टिकी थी। इसमें अरबों खरबों की कीमत के वे तो हीरे हैं। गुल्लू तो हद से ज्यादा बेचैन था। नानक चंद ने जवाब में कुछ नहीं कहा। वैन फुर से सड़क पर से गुजर गई। भेड़ें, चंबाराम के होठों से हक्का पक्का सा स्वर निकला। तब तक जगमोहन खड़ा हो चुका था। भेड़ें? जगमोहन ने हैरानी से चंबाराम की तरफ देखा। चंबाराम कुछ कहने लगा कि जगमोहन पलटकर उस तरफ भागा जहां पेड़ों के बीच कार खड़ी कर रखी थी। देखते ही देखते आधे मिनट में वह कार को सड़क पर ले आया। अभी? चंबाराम ने जल्दी से कहा। नानक चंद और गुल्लू कार पर गए हैं। अंदर बैठ। जगमोहन झुंझलाया। चंबाराम को जैसे याद आया और वह उछलकर भीतर जा पहुंचा। जगमोहन ने कार दौड़ा दी। नानक चंद और गुल्लू वैन के पीछे गए। जगमोहन के होठ खिंचे हुए थे। हाँ, जब तुम कार को ऊपर ला रहे थे, यह तब की बात है। जगमोहन ने भिंचे होठों से सिर हिलाया। वे लाइन पर लग चुके हैं और हमारे आगे हैं। चंबाराम के चेहरे पर तसल्ली थी। हमें वैन नजर नहीं आ रही चंबाराम। आ जाएगी। आ नहीं जाएगी, नजर आनी चाहिए। कार तूफानी रफ्तार से हवा से बातें कर रही थी। मैं यह बात कभी भी किसी भी कीमत पर नहीं भूल सकता कि उसमें खरबों खरबों की कीमत के 2 हीरे हैं। भेड़ें? चंबाराम के होठों से निकला। भेड़ें? जगमोहन ने सख्त निगाहों से चंबाराम को देखा, फिर निगाहें सामने टिका दी। यह तुमने भेड़े भेड़े क्या लगा रखी है? वैन को देखते ही तुमने भेड़े कहा था। तू नहीं समझेगा। चंबाराम की सतर्क निगाह सामने की तरफ थी। समझा दे अकलमंद, अकल के अंधे को समझा दे, जगमोहन ने कड़वे स्वर में कहा। चंबाराम ने बीड़ी सुलगाई, फिर बोला, तुम कहते हो वैन में अरबों खरबों के हीरे हैं, तो और मेरे लिए भेड़े हैं, क्योंकि मैंने अपने हिस्से में सबसे पहले भेड़े खरीदनी है। उल्लू का पट्टा, जगमोहन कड़वे स्वर में बड़बड़ा उठा। यह तुमने मुझे कहा? हाँ, कोई बात नहीं, आपस की बात है, लेकिन किसी के सामने मत कहना। क्यों? आपस की बात बाहर क्यों जाए? उल्लू का पट्टा। जवाब में चंबाराम हंसकर रह गया। वह रही। एकाएक चंबाराम के होठों से निकला, देख रहा हूं। सामने नानक चंद और गुल्लू वाली कार नजर आ रही थी। वैन कहाँ है? चंबाराम ने बेचैनी से पहलू बदला। कार के आगे होगी। वह तो मुझे भी पता है, चंबाराम झल्लाया। जगमोहन कार को तूफानी गति से दौड़ाए जा रहा था। नानक चंद और गुल्लू की कार उनकी निगाहों में थी और वह जानते थे कि उन दोनों की निगाहों में आगे जा रही वैन होगी। देवराज चौहान ने वैन देखी। मन को सतर्कता का तीव्र झटका लगा। सामने 3 सड़कें जा रही थी, अलग अलग दिशाओं की तरफ। देवराज चौहान कार से बाहर निकला और तेजी से उस सड़क की तरफ बढ़ा जो झाबुआ से उज्जैन की तरफ आ रही थी। हाथ जेब में डालकर तह किए कागज निकाल लिए। देवराज चौहान ने सड़क के मोड़ पर खड़े होकर झाबुआ वाली सड़क की तरफ देखा। तभी उसे कार आती दिखाई दी। देवराज चौहान ने वैन पर निगाह मारी और जिस सड़क पर वैन को जाते देखा, उसे देखते ही उसकी आंखें सिकुड़ गई, होठ फिस से गए। वह लोग वैन को इंदौर जाने वाली सड़क पर नहीं ले गए थे। उन्होंने रतलाम जाने वाला रास्ता ले लिया था। पीछे से आ रही कार
तीव्रता से देवराज चौहान के करीब रुकी। कार में नानक चंद और गुल्लू थे। देवराज चौहान ने हाथ में थमे कागजों में से एक खिड़की की तरफ बैठे गुल्लू को थमाया। जल्दी जाओ, देवराज चौहान सख्त स्वर में बोला। वैन उस सड़क पर गई जो रतलाम की तरफ जाती है। नानक चंद ने तूफानी गति से कार आगे बढ़ा दी। ठीक उसी समय उसी जगह पर जगमोहन ने कार ला रोकी। यह लो, देवराज चौहान ने चंबा राम की तरफ कागज बढ़ाया। वह लोग उस तरफ गए हैं। वह सड़क रतलाम जाती है। इस बार उन्होंने इंदौर वाला रास्ता नहीं पकड़ा। हरी अप, वैन निगाहों से ओझल नहीं होनी चाहिए। बिना कुछ कहे जगमोहन ने कार को दौड़ा दिया। लोग आ जा रहे थे, सुबह के कामों में व्यस्त। कईयों की निगाह उन पर टिकी भी, परंतु किसी ने खास तवज्जो नहीं दी। अगले ही पल देवराज चौहान अपनी कार में था और खतरनाक हद तक की तेज गति से उसने कार को दौड़ा दिया। वह वैन बहुत उम्दा किस्म की थी और बहुत तेजी से दौड़ रही थी। देवराज चौहान इस बात को बखूबी जानता था कि एक बार वैन निगाहों से ओझल हुई तो फिर उसे देख पाना आसान नहीं। आगे पीछे जाते वाहनों को काटता हुआ देवराज चौहान कार को दौड़ाता रहा। मात्र 3 मिनट ही बीते होंगे कि एकाएक उसके होंठ सख्ती से भिजते चले गए। जगमोहन की कार सड़क के किनारे खड़ी देखी उसने। देवराज चौहान समझ गया कि कार में किसी तरह की गड़बड़ हो गई है, अन्यथा जगमोहन कार को 1 सेकंड के लिए भी रोकना गवारा न करता। तीखी और गहरी सांस लेकर रह गया देवराज चौहान, परंतु उसने अपनी कार की गति नहीं छोड़ी। जगमोहन का इस प्रकार रुक जाना वास्तव में बहुत बुरा हुआ था, परंतु अब कुछ भी नहीं किया जा सकता। देवराज चौहान उसी तरह कार को दौड़ाता रहा। 20 मिनट तक उसने नानक चंद और गुल्लू की कार को भी पार कर लिया था। हाईवे आ चुका था। इक्का दुक्का वाहन ही आ जा रहे थे सामने, किंतु दूर वह सफेद वैन नजर आ रही थी। वैन को देखते ही देवराज चौहान के जबड़ों में कसाव आता चला गया। उसने बैक मिरर में देखा। पीछे, काफी पीछे नानक चंद और गुल्लू की कार आ रही थी। गुल्लू ने देवराज चौहान का दिया तय किया कागज खोलकर देखा और उसे घूरता रहा। नानक चंद ने उस पर नजर मारी। क्या देख रहा है? नानक चंद ने पुनः निगाह सामने टिका दी। कार की रफ्तार जैसे तूफान के बराबर थी। कुछ नहीं। गुल्लू ने कागज पर से निगाहें उठाकर सामने देखा। अपनी होने वाली बीवी का नंबर देख रहा है? नानक चंद ने लापरवाही से कहा। यह देवराज चौहान ने तुझे इसलिए दिया है कि रास्ते में तू जब भी बोरियत महसूस करे फोन पर बात करके अपना दिल बहला ले। गुल्लू ने खा जाने वाली निगाहों से नानक चंद को देखा। तू बार बार मेरे हाथों से इसलिए बच जाता है कि मुझे हीरों का ख्याल। फिर नानक चंद ने मुंह बनाया। फिर नक्शा मारता है। सीधी तरह तो तुझे बात करनी ही नहीं आती। यह नक्शा नहीं है साले, यह नक्शा ही है। मेरे साथ इलाहाबाद चल, वहां पता चलेगा नक्शा मारना किसे कहते हैं। साला कुत्ता, गुल्लू कुर्राया। नानक चंद हंसा। बार बार अपना नाम मत बताया कर। एक बार सुनने के बाद मैं याद रखता हूँ। गुल्लू के होठों से गुर्राहट निकली। एक सिगरेट सुलगा कर दे। तेरे बाप का नौकर नहीं हूँ। गुल्लू के दांत भिजे हुए थे। एक सिगरेट सुलगा लेने से तू मेरे बाप का नौकर बन जाएगा? बहुत घटिया विचार है तेरे। नानक चंद ने मुंह बनाया। सिगरेट सुलगा दे, नहीं तो मुझे कार रोक कर सिगरेट सुलगानी पड़ेगी और वैन फिस हो जाएगी। गुल्लू ने खा जाने वाली निगाहों से नानक चंद को घूरा। तू बीड़ी पीता है तो क्या हो गया? नसीब नसीब की बात है, आज किस्मत में सिगरेट होगी। गुल्लू ने सिगरेट सुलगाकर क्रोध भरी मुद्रा में उसे दी। नानक चंद ने सिगरेट होठों में फंसा ली। तभी तूफानी गति से देवराज चौहान की कार बगल से निकली। यह तो देवराज चौहान की कार है, गुल्लू के होठों से निकला। नानक चंद ने कार को देखते हुए सहमति से सिर हिलाया। तू कार को ठीक नहीं चला रहा, स्टीयरिंग पर मुझे बैठने दे। इसलिए कि देवराज चौहान की कार आगे निकल गई। नानक चंद ने कड़वे स्वर में कहा। तो क्या मैंने गलत कहा? गुल्लू जैसे चीखा। वह वैन भी निगाहों से ओझल हो जाएगी। उल्लू के पट्टे। नानक चंद का चेहरा पहली बार क्रोध से भरा। तेरे को नानक चंद और देवराज चौहान में फर्क नजर नहीं आता? वह देवराज चौहान है और मैं नानक चंद। मैं सब्जी काटने वाला चाकू हूँ और वह रामपुरिया चाकू। मैं जंग खाई घिसी पिटी तोप हूँ और वह एकदम फिट नई तोप।
ऐसे में अगर देवराज चौहान मेरे से आगे निकल गया तो क्या मौत आ गई तेरे को? मेरा और देवराज चौहान का क्या मुकाबला? इसके साथ ही जाहिर है कि उसने अपने लिए जो भी कार चुनी होगी वह बढ़िया होगी, क्योंकि सफलता असफलता का सेहरा उसके सिर पर ही आना है। उसकी और हमारी कार के इंजन में जमीन आसमान का फर्क। गुल्लू ने होठ खींच लिए। होठों में फंसी सिगरेट का नानक चंद ने तगड़ा कस लिया। अब फासला बराबर बना हुआ था। ड्राइविंग में व्यस्त नानक चंद कह उठा, मुझे एक बात समझ में नहीं आती गुल्लू भाई। गुल्लू की निगाहें सामने ही रही। तेरे में मुझे कुछ खास तो नजर नहीं आता सिवाय नक्शा मारने के। यह बात देवराज चौहान से पूछना, वह बताएगा। नानक चंद ने सिर हिलाया। मानता हूं तेरी बात। देवराज चौहान इतना बेवकूफ नहीं है कि किसी गधे को ऐसे ही अपने साथ रख ले। वास्तव में तेरे में कुछ तो होगा। इस बात पर तुझे नक्शा मारने की छूट है। साला गवर्नर लगा है जो दूसरों को छूट देता फिर रहा है। गुल्लू कहर से कह उठा। नानक चंद हंसा, फिर हंसी रोक कर बोला, पीछे जगमोहन और चंबा राम की कार नजर आ रही है। गुल्लू ने गर्दन घुमाकर पीछे देखा, कहा कुछ नहीं, आ जाएंगे, पीछे ही कहीं होंगे। नानक चंद बोला, साला माल लिए बिना वह चंबा राम नहीं जाने वाला। उसे तो मेरे से भी ज्यादा दौलत की जरूरत है, क्योंकि वह जल्द से जल्द चंबा की सारी भेड़ें खरीद कर बड़ा आदमी बन जाना चाहता है। गुल्लू ने सामने देखा। देवराज चौहान की कार कभी कभार नजर आ जाती थी और सड़क सीधी होने पर वैन की झलक भी नजर आ जाती थी। जगमोहन ने सड़क के साइड पर कार लगाकर रोकी तो चंबा राम उछल पड़ा। मेरी भेड़ें! चंबा राम के होठों से चीख जैसा स्वर निकला। भेड़ें? जगमोहन ने अचकचाकर उसे देखा। हाँ हाँ भेड़ें। चंबा राम ने उसकी बाह थामकर जोरों से हिलाई। तुमने कार रोक दी और भेड़ें वैन में भेड़ें नहीं, वैन में हीरे। हाँ हाँ वही। इस समय वे हीरे हैं, लेकिन कल को वो मेरी चलती फिरते भेड़ें होंगी। मैं? चंबा राम चुप कर। जगमोहन गर्दन घुमाकर पीछे देख रहा था। चुप? मेरा दिल कर रहा है कि मैं तेरा सिर फोड़ दूं। तूने कार क्यों रोकी? वह हीरे वाली वैन हर पल हमसे दूर होती जा रही है। वह देख, देवराज चौहान की कार। चंबा राम ने पास से गुजरती देवराज चौहान की कार की तरफ हाथ उठाकर कहा। वह भी गया, उल्लू का पट्टा। नानक चंद पहले ही मेरी भेड़ों के पीछे है और मैं यहाँ रह गया। देर मत कर, कार स्टार्ट कर और भाग ले, ज्यादा टेम नहीं है। परंतु जगमोहन की मुद्रा में कोई फर्क नहीं आया। दिमाग तो नहीं फिर गया तेरा? तो पागल खाने से भागा हुआ कोई पागल तो नहीं है। चंबा राम की जान सूखी जा रही थी कि वैन दूर होती जा रही है और वे कार रोके यहाँ खड़े हैं। परंतु जगमोहन किसी और ही फेर में था। गर्दन घूमी हुई, निगाहें पीछे। चंबा राम ने दोनों हाथों से उसका कंधा पकड़ के जोर से हिलाया। अबे मर गया कि जिंदा है? जगमोहन ने चंबा राम पर निगाह मारी। तुझे क्या नजर आता है? जगमोहन के होठों पर अजीब सी मुस्कान उभरी। मुझे तो अपने ही ख्वाबों अरमानों का खून नजर आता है। चंबा राम का चेहरा निचड़ा हुआ था। अभी भी वक्त है भाई, भाग ले, कार को भगा ले, अभी भेड़ ज्यादा दूर नहीं गई। जगमोहन ने सिगरेट सुलगाकर कस लिया। चंबा राम? जीते जी मार डाला तूने चंबा राम को। क्या क्या ख्वाब देखे थे मैंने। और मेरी बात सुन। खीज से भरा चंबा राम वास्तव में पागल सा हो रहा था। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। आइडिया? और तेरे दिमाग में? चंबा राम ने जैसे अपना माथा पीटा। हाँ। जगमोहन उसके चेहरे को देखकर मुस्कुराया। वह पीछे देख, इंटरनेशनल होटल है। तो लुटा पिटा चंबा राम जगमोहन को देख रहा था। देवी का दीवान वहां अकेली ठहरी है। सारी क्या चीज है? दिल करता है, हे भगवान! चंबा राम ने आंखें फाड़ी। यह इंसान तो पागल हो गया है। एक घटिया सी औरत के पीछे अरबों खरबों के हीरों को भूले जा रहा है। चंबा राम ने फौरन खुद को संभाला और जगमोहन से प्यार जताता हुआ बोला, जगमोहन भाई, वह कोई चीज है? बेकार, घटिया। जब तेरे पास दौलत आ जाएगी तो तू इससे भी बढ़िया बढ़िया चीजें भेड़ों की तरह अपने घर के पीछे बांध सकेगा। चल चल, कार आगे बढ़ा ले। जगमोहन हंसा। कार को उसने स्टार्ट किया और फिर अगले ही पल पीछे की सड़क देखकर कार को मोड़ा
और 100 गज पीछे इंटरनेशनल होटल के भीतर ले जाकर पार्किंग में रोकी। चंबा राम रो देने वाले अंदाज में जगमोहन को देख रहा था। तू यहीं बैठ, जगमोहन कार का इंजन बंद करता हुआ बोला। और तू तू मैं जरा होटल में जा रहा हूं। क्या करने? चंबा राम पागल हो रहा था। तू खुद ही सोच ले। जगमोहन हंसा। हे भगवान, जरा सी चीज के पीछे अरबों खरबों के हीरे छोड़ रहा है। चंबा राम ने थके अंदाज में आंखें बंद कर ली। मैं तो ऐसी चीज के लिए एक भेड़ भी ना छोड़ूं। जगमोहन ने इग्निशन से कार की चाबियां निकालकर जेब के हवाले कर ली। उसे डर था कि कहीं पहला मौका मिलते ही चंबा राम कार लेकर वैन की तरफ दौड़ न लगा दे। कार का दरवाजा खुलने की आवाज सुनते ही चंबा राम ने आंखें खोली। एकाएक उसका चेहरा अंगारे की तरह दहक उठा। पलक झपकते ही हाथ में रिवॉल्वर चमक उठी। खुले दरवाजे से बाहर निकलता निकलता जगमोहन ठिठक गया। अंदर बैठ। चंबा राम के होठों से वहशी कुर्राहट निकली। चंबा राम को गहरी निगाहों से देखता हुआ जगमोहन भीतर बैठ गया। कार स्टार्ट कर और प्लेन की तरह बाई एयर की गति से भगा ले। और जब मुझे लगा कि हम वैन को नहीं पा सकेंगे तो चैम्बर में भरी सारी की सारी गोलियां तेरे अंदर उतार दूंगा। पागल हो उठा चंबा राम। तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? उल्लू के पट्टे, दिमाग तेरा खराब हो गया है जो जरा सी चीज के लिए, जरा सी नहीं ढेर सारी, ऊपर का हिस्सा भी साथ मिलाकर कह रहा है ना तू? चंबा राम ने खतरनाक स्वर में कहा। चंबा राम, तू वक्त बर्बाद मत कर। चंबा राम की आंखें सुर्ख हो रही थी। नहीं तो नानक चंद वाला नक्शा मार दूंगा। नानक चंद सिर्फ उस हालत में नक्शा मारता है जब सामने वाला उसकी हद से बाहर हो जाता है। जगमोहन गंभीर निगाहों से चंबा राम को देखता रहा। चंबा राम रिवॉल्वर थामे खूंखार निगाहों से उसे देखे जा रहा था। रिवॉल्वर जेब में रख लो। जवाब में चंबा राम ने रिवॉल्वर उसके शरीर से सटा दी। अब समझा। चंबा राम का स्वर मौत से भी सर्द था। समझा क्या? तेरे को भी वह चाहिए जिसका मैं ख्वाहिशमंद हूं। उल्लू का पट्टा सबको अपने जैसा समझता है। मैं तो तेरी। तभी जगमोहन उसके पीछे निगाह मारकर बोला, लो वह आ गई। चंबा राम उसके झांसे में आया और फौरन गर्दन घुमाकर पीछे देखा। इतना वक्त काफी था जगमोहन के लिए। उसने अपने सीने पर सटी रिवॉल्वर पर झपट्टा मारा और बिजली की तेजी से नाल का रुख मोड़कर उसे सीट पर दबा दिया। चंबा राम तड़प कर पलटा। मरेगा तू मेरे हाथों से। मार। चंबा राम गुर्राया। लगता है तेरे भीतर भेड़ें घुस गई हैं जो गुर्रा रही हैं। जगमोहन बेहद शांत ढंग से हंसा। चंबा राम का खूंखार खतरनाक चेहरा देखने लायक था। जगमोहन ने एकाएक चंबा राम का रिवॉल्वर वाला हाथ आजाद कर दिया। चंबा राम एक क्षण के लिए तो हक्का पक्का रह गया। फिर अगले ही पल रिवॉल्वर जगमोहन की तरफ तान दी। लेकिन अब उसकी आंखों में उलझन के भावों ने जगह बना ली थी। दोनों कई पलों तक एक दूसरे को देखते रहे। वह बात नहीं है जो तू सोच रहा है। जगमोहन ने कश लेकर सिगरेट बाहर उछाल दी। चंबा राम जगमोहन को देखता रहा। कुछ और ही बात है। क्या? चंबा राम ने होठ खोले। कौन सी बात है? अभी तुझे नहीं बता सकता। जल्दी तेरी समझ में भी नहीं आने वाली। जगमोहन ने गंभीर स्वर में कहा। वैसे भी मैं जरूरत नहीं समझता कि तुझे बताई जाए। चंबा राम की आंखें सिकुड़ गई। उसने रिवॉल्वर हटा ली। वह बात मेरे से वास्ता नहीं रखती। नहीं, हीरों की लूट से भी इसका कोई वास्ता नहीं। चंबा राम ने सिर हिलाया। है हीरों की लूट से उसका वास्ता है, सरासर वास्ता है और गहरा वास्ता है। ऐसा तो फिर वह मेरे से भी वास्ता रखती है, क्योंकि हीरों की लूट में मैं शामिल हूं। बता मुझे, लूट में तू शामिल है तो तूने हर बात का ठेका ले लिया। अपनी भेड़ों की तरफ ध्यान रख, इतना ही काफी है। चंबा राम ने रिवॉल्वर जेब में रख ली। जा, अब जहां जाना है। टाइम क्यों खराब करता है? और जल्दी वापस आना। जगमोहन के होठों पर मुस्कान रेंगी। अकल है तेरे में? अकल न होती तो तेरे साथ कार में बैठा होता, चंबा में बैठा धूप सेक रहा होता। जगमोहन कार से बाहर निकलने लगा तो चंबा राम बोला, एक बात तो बताता जा कि तू होटल में जाकर करेगा क्या? जगमोहन ने उसे घूरा। ठीक है, जा जा। अब नानक चंद वाला नक्शा मार। कितनी देर में आएगा? जब भी आऊं तेरे को कार में बैठा ही देखूं।
कहने के साथ जगमोहन कार से निकला और होटल के प्रवेश द्वार की तरफ बढ़ गया। उसकी चाल में सतर्कता का पुट था। चंबाराम ने पहलू बदला। उसके होंठ सिकुड़े हुए थे, आंखें सिकुड़ी हुई थी, निगाहें होटल में प्रवेश करते जगमोहन पर थी और मस्तिष्क बेहद उलझा हुआ था। जगमोहन होटल के रिसेप्शन पर पहुंचा। बेहद खूबसूरत युवती गहरे नीले रंग की साड़ी में रिसेप्शन पर मौजूद थी। जगमोहन के रिसेप्शन पर पहुंचते ही युवती ने मुस्कुराकर उसका स्वागत किया। जगमोहन की पैनी निगाह इधर उधर फिर रही थी। चेहरे पर शांत गंभीरता नजर आ रही थी। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? युवती ने व्यवसाय से भरी मुस्कुराहट से पूछा। अभी जगमोहन ने युवती के चेहरे पर निगाहें टिकाई। सिर्फ 10 मिनट पहले नीला सूट पहने एक व्यक्ति ने भीतर प्रवेश किया है। मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ कि वह कौन से कमरे में ठहरा है। नीला सूट पहने? यस मैडम। रिसेप्शनिस्ट युवती ने उलझन भरी निगाह हर तरफ मारी। सॉरी सर, आप देख ही रहे हैं कि यहाँ कितने लोग हैं। ऐसे में किसी का ध्यान तब तक नहीं रखा जा सकता जब तक पहले से ही उसके बारे में सोच ना रखा हो। जगमोहन ने सहमति से सिर हिलाया। मैं आपकी दिक्कत समझ रहा हूँ मैडम। खैर, आप यह बताइए कि दिल्ली से आए मिस्टर जावेरी किस कमरे में ठहरे हैं? वह पिछले 2 दिनों में ही होटल में पहुंचे होंगे। जस्ट अ मिनट। कहने के पश्चात युवती ने रिसेप्शन पर पड़ा रजिस्टर अपनी तरफ सरकाया और पन्ने पलटने लगी। जगमोहन ने सिगरेट सुलगा ली। रूम नंबर 32। 32? यस। थैंक यू मैडम, थैंक्स। जगमोहन मुस्कुराया और सामने नजर आ रही लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। चेहरे पर सोच और उलझन के भाव छाए हुए थे। उसे अच्छी तरह याद था कि देवराज चौहान ने जो कागज चंबाराम को दिया था उसमें देविका दीवान के कमरे का नंबर 34 लिखा था। लिफ्ट के जरिए जगमोहन सीधा तीसरी मंजिल पर पहुंचा। 32 नंबर कमरा ढूंढने में उसे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई। बेहिचक जगमोहन ने कॉल बेल पर उंगली रख दी। भीतर बेल का स्वर आया। चंद क्षणों में दरवाजा खुला। खोलने वाला नीले सूट वाला जावेरी ही था। जावेरी की प्रश्न भरी निगाह जगमोहन के चेहरे पर जा टिकी। जगमोहन ने शांत स्वर में कहा, मुझे मदन लाल जी से मिलना है। मदन लाल? जावेरी की आंखें सिकुड़ी। जी हाँ, वह इसी रूम नंबर में ठहरे हैं। आपने रिसेप्शन से पूछा है? जावेरी के चेहरे पर उखड़ेपन के भाव आ गए। पूछने की क्या जरूरत है? 2 दिन पहले ही तो उन्होंने मुझे फोन करके कहा था कि वह सप्ताह भर रुकेंगे। मैं कभी भी उनके पास आ सकता हूँ। स्वाभाविक तेजी थी जगमोहन के स्वर में। जावेरी ने हालात को समझा और फिर शांत स्वर में बोला, मेरे ख्याल में आपके मदन लाल यह कमरा छोड़ चुके हैं। रिसेप्शन से पता कीजिए। कल दोपहर बाद से मैं इसी कमरे में ठहरा हुआ हूँ। कहने के साथ ही जावेरी ने कमरा बंद कर लिया। जगमोहन के होठों पर जहरीली मुस्कान फैलती चली गई। माना तू जावेरी है, लेकिन मैं भी जगमोहन हूँ। उसके बाद 2 घंटे तक जगमोहन वहीं पर मंडराता रहा। उसके इस तरह भटकने पर एक वेटर ने उसे शक भरी निगाहों से देखा। जगमोहन ने कोने में ले जाकर उसे 100 का नोट दिया और बताया कि चिंता की कोई बात नहीं। रूम नंबर 34 में ठहरी मेम साहब पर उसकी नज़र है। वह उसे पटाने के फेर में है। वेटर की तरफ से अब कोई भी फेर हो, उसे क्या, 100 का नोट तो हत्ते चढ़ ही गया था। 2 घंटे के बाद उसने देखा कि जावेरी अपने कमरे से निकला और देविका दीवान के कमरे में प्रवेश कर गया। देविका दीवान ने दरवाजा भीतर से बंद कर लिया। जगमोहन की आंखें सुलग उठी, होठ भिंच गए। उसका रूप एकाएक बेहद खतरनाक लगने लगा। अपने भावों को जब्त करके जगमोहन नीचे पहुंचा। एक तरफ बूथों की कतार बनी हुई थी। जगमोहन भीतर प्रवेश कर गया। देवराज चौहान को दिए देविका दीवान का फोन नंबर उसने डायल किया। पहले होटल एक्सचेंज में रिसीवर उठाया गया, फिर देविका दीवान से उसकी बात हुई। हेलो। देविका दीवान का स्वर उसके कानों में पड़ा। मैं जगमोहन। कोई खबर, मैसेज? नहीं। देविका दीवान के स्वर में सतर्क भाव आ गए। तुम कहाँ से बोल रहे हो? उज्जैन रतलाम हाईवे से। मैं उन लोगों से बिछुड़ गया हूँ। सोचा उन्होंने तुम्हें कोई मैसेज दिया हो। नहीं, अभी तक उनकी तरफ से कोई मैसेज नहीं मिला। देविका दीवान का स्वर उभरा। ठीक है, मैं फोन रख रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। मुनासिब वक्त पर तुम्हें फिर फोन करूंगा।
बाय कहने के साथ ही जगमोहन ने इस तरह रिसीवर रख दिया जैसे जल्दी में हो। उसके बाद वह बोट से बाहर आया। होठों पर खतरनाक मुस्कान तैर रही थी। मस्तिष्क में हीरे नहीं, देविका दीवान और जवेरी थे। हीरो की तरफ से वह इसलिए निश्चिंत था कि देवराज चौहान लाइन पर है। किसका फोन था? देविका दीवान के रिसीवर रखते ही जावेरी ने कष्ट लेते हुए कहा, जगमोहन का। जगमोहन देवराज चौहान का खास साथी? जावेरी ने प्रश्न भरी निगाहों से देविका दीवान को देखा। देविका दीवान सहमति में सिर हिलाकर बोली, हाँ, कह रहा था मैं पीछे रह गया हूँ। उन लोगों का कोई मैसेज आया हो कि वह किस दिशा किस स्थिति में है? जावेरी के होठों पर खतरनाक मुस्कान उभरी। देवराज चौहान तो उस वैन के पीछे है ना? जावेरी हौले से हंसा। हाँ, तुम शायद ठीक से नहीं जानते। देविका दीवान गंभीर अंदाज में मुस्कुराई। मैं शुरू से ही देवराज चौहान से प्रभावित रही हूँ। उसके कारनामों की, हरकतों की पूरी खबर रखती आई हूँ। वह जब जब भी जो करता है मैं उसे अपने रिकॉर्ड में दर्ज करती रहती हूँ। उन सब बातों को मद्देनजर रखूं तो बड़े से बड़े दावे के साथ कह सकती हूँ कि वैन उसकी निगाहों के फोकस से दूर नहीं हो सकती। वह ऐसा इंसान है कि उसने जब भी जो चाहा है उसे हर हाल में पूरा करके ही छोड़ा है। अब अगर वह वैन से हीरो को हथियाने के चक्कर में है तो हथियाकर ही रहेगा जावेरी। वह देवराज चौहान है। देवराज चौहान ने कोई ठेका तो नहीं ले रखा कि वह हर काम में सफल हो। उसने ठेका ही ले रखा है, शायद वह ऊपर वाले से लिखवा कर लाया है। बकवास। जावेरी ने बुरा सा मुंह बनाया। मैं इस बात को कभी नहीं मानता कि जावेरी, देविका दीवान ने उसे टोका, तुमने शायद देवराज चौहान के कामों की लिस्ट नहीं देखी। मेरी अपनी जानकारी के हिसाब से उसने जिस काम में भी हाथ डाला है वह सफल होकर ही रहा है। हर काम में? जावेरी के स्वर में अविश्वास था। हाँ, लेकिन मैं इस बात का दावा नहीं करती कि वह दौलत पाने में सफल रहा कि नहीं। क्या मतलब? मतलब कि एक दो बार सुनने में आया कि सफल होने के बावजूद भी दौलत ऊपर वाले की मार से हाथ से निकल गई। आगे की बात भगवान ही जाने। देविका दीवान ने गहरी सांस ली। जावेरी ने सोच भरी मुद्रा में सिर हिलाया। इस पर तो उसके पास अथाह दौलत होनी चाहिए। देविका दीवान ने सहमति में सिर हिलाया। इतना पैसा होने के बावजूद वह अभी तक दौलत लूटने के चक्कर में लगा हुआ है। इसके बारे में तुम देवराज चौहान से ही पूछो तो बेहतर रहेगा। जवाब में जावेरी हंसा। अब यह बात तो तुमसे पूछना ही बेहतर होगा। जावेरी ने हंसी रोककर उसे देखा। कौन सी बात? तुम तो गुल्लू से शादी करने जा रही थी, तो फिर एकाएक गुल्लू के खिलाफ कैसे उतर आई? गुल्लू के खिलाफ? हाँ, गुल्लू के खिलाफ। जावेरी मुस्कुराया। तुम गुल्लू के साथ रहकर हीरो पर हाथ मार रही थी, फिर एकाएक मेरा ख्याल कैसे आ गया? मुझे फोन करके सारे हालातों से आगाह कराया, बुलाया, अपने साथ मिलाया। देविका दीवान कुटिलता से भरी हंसी हंसी। जो भी हो, सोचो के मामले में तुम अभी बच्चे हो जावेरी। हो सकता है, जावेरी हंसा। तुम बड़ा बना दो। जावेरी, मैं गुल्लू से शादी कर रही थी तो सिर्फ इसलिए कि उसके पास 60-70 लाख रुपया है। पैसा तो तुम्हारे पास भी होगा। गुल्लू के साथ मिलकर कई बार काम किया है। तुम्हारा सोचना ठीक है। देविका दीवान के चेहरे पर खींच के भाव उभरे। लेकिन इस बात को कोई भी नहीं जानता कि मेरा आशिक, जो मेरे साथ जीने मरने की कस्में खाता था, वह मेरा 22 लाख ले उड़ा। तुम्हारा आशिक? जावेरी ने हैरानी से उसे देखा। हाँ, मेरा आशिक, जिसके बारे में कोई नहीं जानता। मैंने यह बात खुलने नहीं दी, परंतु जब वह मेरी दौलत ले उड़ा तब मुझे समझ में आया कि दौलत ही सब कुछ है। यही सोचकर मैंने गुल्लू को शादी के लिए फंसा लिया कि कहीं दूर खिसक जाऊंगी। लेकिन यह हीरो का मामला बीच में आ गया और मुझे महसूस हुआ कि गुल्लू हीरो को नहीं ले उड़ेगा। देवराज चौहान को संभालना उसके बस का नहीं है, क्योंकि वह गर्म दिमाग का आदमी है। जल्दबाजी में यह गड़बड़ कर जाएगा। इसलिए मैंने तुम्हें बीच में मिला लिया। तुम्हारे पास आदमी है, तुम मामला संभाल सकते हो और माल आधा आधा। मुझे जाती तौर पर गुल्लू में नहीं, गुल्लू की दौलत में दिलचस्पी रही है और अब वह दोनों हीरे ही अरबों खरबों के हैं। ऐसे में गुल्लू कहाँ से याद आएगा? जावेरी हंसा। ठीक है, आधा आधा तो है ही, परंतु आगे का मामला भी तो कुछ सुधरे। सब ठीक रहेगा।
देखते जाओ। देविका दीवान के स्वर में विश्वास था। अगर गुल्लू को तुम्हारी चाल का पता लग गया तो? जावेरी ने उसे देखा। देविका दीवान हंसी। मेरी रिवॉल्वर की एक गोली ही उसके लिए बहुत है। देवराज चौहान को तुम भूल रही हो? हाँ। देविका दीवान कुछ गंभीर हुई। देवराज चौहान कुछ रगड़ा पैदा कर सकता है, परंतु मैं इस बारे में परवाह नहीं करने वाली। अरबों खरबों की दौलत का मामला है। खून खराबा हो जाना बेहद मामूली बात है। जान पर तो खेलना ही पड़ेगा। वैसे मुझे आशा है कि तुम बुरा वक्त आने से पहले ही देवराज चौहान से निपट लोगे। कुछ कहने की अपेक्षा जावेरी कष्ट लेने में व्यस्त हो गया। तुम्हारी आदमियों की क्या पोजीशन है? एकाएक देविका दीवान ने पूछा। बहुत बढ़िया, खुलकर समझाओ। मैं वैन आने के इंतजार में ही बाहर छिपकर खड़ा था कि देवराज चौहान मुझे देख न ले। वैन आई और मैंने देखा कि वह किस रास्ते पर पड़ गई है। दिल्ली तक पहुंचने का उनका सारा रूट मेरी समझ में आ गया है। मैंने दिल्ली में अपने आदमियों को फोन करके समझा दिया है। वे कब के वहां से चल भी पड़े होंगे। वैन का हुलिया उनके दिमाग में अच्छी तरह है। मेरे बताए रूट पर वे चलेंगे। रास्ते में उन्हें कहीं भी वैन नजर आएगी तो जैसे भी हो वे वैन अपने कब्जे में ले लेंगे। देविका दीवान के होठ सिकुड़े। और अगर उससे पहले ही देवराज चौहान ने वैन को पकड़ लिया तो? तब भी चिंता की कोई बात नहीं। जावेरी हंसा। आखिरकार खबर तुम तक तो पहुंचेगी कि वह किस हालत में है, कहाँ है। यह खबर आते ही मैं 2 घंटों में पक्की योजना बनाकर उन्हें घेर कर वैन या हीरे जब्त कर लूंगा। यह मेरे लिए मामूली बात है, बेहद मामूली बात है। मैं किसी देवराज चौहान की परवाह नहीं करता। ठीक है, परवाह मत करो, परंतु उससे सावधान रहना। वह? सुन लिया, ज्यादा मत बोलो। खामखा उसे हवा मत बनाओ। देविका दीवान गहरी सांस लेकर रह गई। मैं अपने कमरे में हूँ, इंतजार कर रहा हूँ। हर समय खास खबर की मुझे फौरन इत्तला करना। देविका दीवान के सिर हिलाने पर जावेरी कमरे से बाहर निकल गया। हो आए? जगमोहन कार का दरवाजा खोलकर भीतर बैठा तो चंबा राम के होठों से निकला। हाँ। जगमोहन ने कार स्टार्ट की। क्या रहा? जवाब में खामोशी से होठ भींचे जगमोहन ने कार को बैक किया और होटल की 4 दीवारी से बाहर सड़क पर लाकर तेजी से आगे दौड़ा दी। मैंने पूछा, क्या हुआ? तुम क्या करने भीतर गए थे? चंबा राम ने पुनः पूछा। पूछा मत कर। क्यों न पूछूं? मैं 2-2.5 घंटे से कार में बैठा तप रहा हूं। और तुम? वो साली किसी और के साथ फिट थी। देविका दीवान? चंबा राम के होठों से निकला। हाँ, इसी कारण मेरा चांस नहीं भिड़ा। चंबा राम ने गहरी निगाहों से जगमोहन के चेहरे को देखा। तेरा चेहरा बता रहा है कि कोई गड़बड़ है, तो चेहरे से बात कर ले, मुझसे क्यों पूछता है? जगमोहन एकाएक मुस्कुराया। तू नहीं बताएगा? तेरे जानने लायक बात होती तो अवश्य बताता। चंबा राम नाराजगी भरी निगाहों से उसे देखता रहा, फिर मुंह फेर लिया। यह कहाँ जा रहा है? बाहर देखते ही चंबा राम के होठों से निकला। यह रास्ता इंदौर जाता है। हाँ। तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? इंदौर की तरफ क्यों जा रहा है? वे लोग तो रतलाम की तरफ गए हैं। पागल दिमाग के आदमी, तेरा दिमाग फिर गया है। चंबा राम के होठ भींच गए। चिंता मत कर, हम सही जा रहे हैं। जगमोहन मुस्कुराया। चंबा राम खतरनाक निगाहों से जगमोहन को देखता रहा। जगमोहन ने चंबा राम पर निगाह मारी, फिर शांत स्वर में कह उठा, हम उन दोनों से करीब 2.5 घंटे पीछे हैं। 2.5 घंटे से वे तूफानी रफ्तार से दौड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम उन्हें नहीं पकड़ सकते। अगर वे रास्ते में 2.5 घंटे रुके और हम तूफानी रफ्तार से कार दौड़ाते रहे तो तब कहीं जाकर हमारा और उनका मेल हो सकता है, और ऐसा कभी होगा नहीं। चंबा राम की प्रश्न भरी निगाह जगमोहन पर टिकी रही। हम इंदौर से प्लेन पकड़ेंगे। प्लेन? चंबा राम चौंका। हाँ, अब प्लेन ही हमें उन तक पहुंचा सकता है। जगमोहन ने गंभीर स्वर में कहा। वे लोग कोई भी रास्ता पकड़ें, या तो नसीराबाद से निकलेंगे या उसके आसपास से, और वहां तक पहुंचने में अभी उन लोगों को बहुत वक्त है। हम आराम से प्लेन पकड़कर उन्हें पा सकते हैं। चंबा राम के होठों से बोल न फूटा। तुम बिना किसी चिंता के बैठे रहो। चंबा राम ने अपने सिर को झटका दिया, फिर बोला, और अगर नसीराबाद से पहले ही
देवराज चौहान ने वैन पर हाथ डाल दिया, हीरो को हथिया लिया, तो तब मेरा क्या होगा? तब तो देवराज चौहान कहेगा ही कि तुम तो वहां थे नहीं, पीछे रह गए थे, फिर तुम्हारा हिस्सा कैसा? ऐसे में मैं तो बर्बाद हो गया ना। फिक्र मत करो, ऐसा कुछ भी होने पर तुम्हें तुम्हारा हिस्सा पूरा का पूरा मिलेगा। यह तुम कहते हो, देवराज चौहान तो नहीं कहता। वह समझो, यह बात देवराज चौहान नहीं कही है। कही तो नहीं ना, यह तो समझने वाली बात। मैंने कहा है, मेरी बात पर विश्वास करो। अब तो सब पर ही विश्वास है। मुझे तो सारी भेड़ें खतरे में लग रही हैं। जगमोहन कार तेजी से दौड़ाता रहा। इंदौर का रास्ता कटता जा रहा था। अब तो बता दे, एकाएक चंबा राम ने कार में छाई खामोशी तोड़ी। क्या? वह इंटरनेशनल होटल में देविका दीवान, जो बात तेरे जानने वाली। अब मैं कोई बच्चा हूँ जो? तू बच्चा नहीं है, बड़ा है चंबाराम। तो बता। और यह बात बच्चों के जानने लायक है। चंबाराम ने खा जाने वाली निगाहों से जगमोहन को देखा। देखा? मार दिया ना, मार दिया ना। क्या मार दिया? नानक चंद वाला नक्शा। सीधे ढंग से तो तू बात नहीं करता। मैं? चंबाराम, जगमोहन मुस्कुराकर बोला, चंबे की भेड़ों की बात करते हैं। परंतु उसके बाद चंबाराम ने तब तक ऐसा मुंह बंद किया जब तक कार इंदौर में प्रवेश करके सड़कों को पार करके इंदौर एयरपोर्ट की पार्किंग में जाकर रुक न गई। कार यहीं छोड़ दोगे? एकाएक चंबाराम ने पूछा। कार को प्लेन में ले जाने का मेरा कोई इरादा नहीं है, इसे भूलना होगा, जगमोहन ने गंभीर स्वर में कहा। दोनों एयरपोर्ट के भीतर पहुंचे। पूछताछ करने पर पता चला कि नसीराबाद के लिए तो कोई प्लेन नहीं, परंतु 1 घंटे के बाद अजमेर के लिए प्लेन फ्लाई करने वाला है। जगमोहन ने फौरन 2 टिकट अजमेर के लिए ले ली। नसीराबाद और अजमेर का रास्ता 1 आध घंटे का है और नसीराबाद पहुंचने के बाद उन लोगों को हर हाल में अजमेर से ही गुजरना होगा और कोई रास्ता नहीं। इसलिए हमारे लिए नसीराबाद या अजमेर एक ही बात है। तुमने? चंबाराम व्याकुल सा कह उठा। रुककर सारा मामला चौपट कर दिया। अब जाने क्या होगा। कुछ नहीं होगा। जगमोहन ने सिगरेट सुलगाई। सब ठीक रहेगा। वहां रुकना मेरा जरूरी था। क्यों? जगमोहन ने कोई जवाब नहीं दिया। रतलाम पार हो चुका था। अब वैन का रुख मंदसौर की तरफ था। वैन तूफानी गति से हवा से बातें करती उड़ी जा रही थी। वैन को झाबुआ से ही श्यामलाल ड्राइव कर रहा था। बगल में जोगानाथ बैठा था और खिड़की की तरफ इंस्पेक्टर पवन कुमार वानखेड़े। श्यामलाल और जोगानाथ के शरीरों पर काले स्याह कपड़े थे और सिर पर काली ही टोपियां थी। कमर में बंधे होल्स्टरों में रिवॉल्वरें मौजूद थी और गने उन्होंने पांव के पास रख छोड़ी थी। वानखेड़े सादे कपड़ों में था। जेब में रिवॉल्वर मौजूद थी। वैन के आगे वाले हिस्से पर दाएं बाएं व पीछे देखने के लिए शीशे लगे थे और उन शीशों में देवराज चौहान की कार स्पष्ट नजर आ रही थी। देर से बराबर नजर आ रही थी। रह रहकर उसकी निगाहें बैक मिरर पर जा रही थी। वानखेड़े ने सिगरेट सुलगाई और कश लेकर गंभीर स्वर में बोला, अब इसमें कोई शक नहीं कि पीछे वाली कार हमारी वैन के ही पीछे है और उज्जैन से यह पीछे है। मैंने तो पहले ही कहा था, श्यामलाल ने शांत स्वर में कहा। कह देने से नहीं, तसल्ली हो जाने पर ही बात का मजा आता है। कहने के साथ ही वानखेड़े ने खिड़की का शीशा 1 इंच नीचे कर लिया ताकि सिगरेट का धुआं वैन में इकट्ठा होकर तंग न करे। अब क्या करना है? जोगानाथ ने होठ खींचकर सख्त स्वर में कहा। वानखेड़े कड़वे अंदाज में मुस्कुराया। कुछ करने की जरूरत ही क्या है? क्या मतलब? कार में हमारा पीछा किया जा रहा है, करने दो। वानखेड़े लापरवाही से बोला। हमें कुछ कह तो नहीं रहा। हमारा काम मुकाबला करना नहीं, हीरो की सुरक्षित दिल्ली तक ले जाना है और वह हम ले जाएंगे। और पीछे आने वाली कार? श्यामलाल का पूरा ध्यान ड्राइविंग पर था। अपने आप नजर आनी बंद हो जाएगी। कब? श्यामलाल के होठ खिंच गए। जब कार का पेट्रोल खत्म हो जाएगा, टायर पंचर हो जाएगा या इंजन में कोई खराबी आ जाएगी या कार चलाने वाला ड्राइविंग से इतना थक जाएगा कि कार खड़ी करके सीट पर ही लेट जाएगा। वानखेड़े के स्वर में लापरवाही थी। मैं अच्छी तरह देख चुका हूँ कि कार में सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो कार ड्राइव कर रहा है। जोगानाथ के होठ सख्ती से सिकुड़े। सिर्फ एक? हाँ,
सिर्फ एक। मैं पिछले 2 घंटे से बैक मिरर से कार को वॉच कर रहा हूँ। वैन ड्राइव करते श्यामलाल ने बेचैनी से पहलू बदला। सिर्फ एक आदमी? श्यामलाल के होठों से निकला। क्या उस एक आदमी का वैन से हीरे लूटने का इरादा होगा? अगर ऐसा है तो यह बात मेरी समझ से बाहर है। एक आदमी वैन में से हीरे लूटेगा? वानखेड़े ने गंभीर अंदाज में कश दिया। पीछे आने वाली कार में एक आदमी है जो वैन का पीछा कर रहा है। कहते हुए वानखेड़े की निगाह पुनः बैक मिरर पर गई। लेकिन जरूरी तो नहीं कि वह अकेला हो। क्या मतलब? हो सकता है उसके आदमी पीछे आ रहे हों या फिर आगे कहीं मिले। ऐसा कुछ भी हो सकता है। नहीं तो सिर्फ एक आदमी द्वारा वैन का पीछा करना समझ में नहीं आता। और यह पीछा खामखा नहीं हो रहा। कोई भी काम बिना किसी मकसद के नहीं होता। वह हीरे लूटने की फिराक में है। जो पीछे कार में आ रहा है? जोगानाथ चौंका। हाँ, उसके साथी भी उससे ज्यादा दूर नहीं होंगे। वानखेड़े गंभीर था। 2 पलों तक वैन में खामोशी रही। पीछे करने वाला कौन हो सकता है? जोगानाथ बोला। उन्हीं में से एक जिन्होंने पहले वैन से हीरे लूटने का प्लान बनाया था। वानखेड़े बोला। जो सबको धोखा देने के लिए नकली वैन से इंदौर तक जा पहुंचे थे। श्यामलाल बोला। हाँ, पीछे आ रहा आदमी उन्हीं में से एक है। एक बार वे धोखा खा गए थे, परंतु फिर फौरन ही हरकत में आकर हर तरफ नजर रखनी शुरू कर दी होगी और अब वे फिर हमारे पीछे हैं। उन्हें वैन के संबंध में सब कुछ मालूम होगा। हाँ, वानखेड़े ने जोगानाथ को देखा। इस पर भी वे वैन के पीछे हैं, जबकि वे अच्छी तरह जानते हैं कि वे वैन को नहीं लूट सकते। वानखेड़े के होठ सिकुड़े। यह तुम कहते हो, वे नहीं। जो वैन का इंतजाम जानने के बाद भी वैन के पीछे है, तो कम से कम उन्हें इस बात का तो विश्वास होगा ही कि वे वैन में से हीरे हासिल कर लेंगे। लेकिन कैसे? श्यामलाल के होठों से निकला। यह तो वही जाने। यानी कि खतरा है? जोगानाथ का चेहरा कठोर हो गया। खतरा है कि नहीं, या फिर किस हद तक है, यह मैं तभी बता सकता हूँ जब मालूम हो जाए कि कौन लोग हीरों को हासिल करने की फिराक में हैं। वानखेड़े ने कष्ट लेकर गंभीर स्वर में कहा। जिस तरह उन लोगों ने पहले हीरों को लूटने की योजना बनाई, नकली वैन तैयार करवाई, वह एक खतरनाक, बहुत ही समझदारी वाली योजना थी। मैं उन लोगों की उस योजना को समझ चुका हूँ। ऐसी योजना कोई आम आदमी नहीं बना सकता। घिसा पिटा, खेला खाया पुराना आदमी ही बना सकता है। मंजे हुए दिमाग का ही बना सकता है। ओह! और फिर फौरन ही हरकत में आकर दूसरी योजना, फिर वैन के पीछे लग जाना साबित करता है कि वे जो लोग भी हैं कम नहीं हैं, कुछ कर गुजरने की हिम्मत रखते हैं। वानखेड़े ने कश लेकर कहा। मतलब कि पूरा पूरा खतरा सिर पर है। श्यामलाल ने बैक मिरर में पीछे आती कार को देखा। खतरा अवश्य है, लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं। क्यों? वानखेड़े ने मुस्कुराकर दोनों को देखा। क्योंकि मैं तुम लोगों के साथ हूँ। वानखेड़े के शब्द श्यामलाल और जोगानाथ की तसल्ली न कर सके। श्यामलाल और वानखेड़े की निगाह बार बार उन बैक मिरर पर जा रही थी जो वैन के बाहर सामने वाले हिस्से पर लगे थे, परंतु जोगानाथ बीच में बैठा होने के कारण बैक मिरर से पीछे आ रही कार को नहीं देख पा रहा था। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।